क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है अ वेव फंक्शन इज डिफाइंड एज साई एक्स। वेव फंक्शन इज डिफाइंड एज साई एक्स और साई एक्स की वैल्यू है a cos x फॉर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2 साई एक्स इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। यानी कि आपको जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वो बाउंड्री कंडीशन ये दे रखी है कि साई cos x और ये जो x की वैल्यू है ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से और कहाँ तक है प्लस पाई बाय 2 और उसके अलावा जो साई एक्स है वो 0 है अदरवाइज। ना आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या लगानी है कि साई स्टार एक्स, साई एक्स ये स्टार का मतलब है कंजुगेट और dx और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए जो भी आपको लिमिट दी गई है उसके अंदर। तो लिमिट आपको क्या दी गई है माइनस पाई बाय 2 से और कहाँ तक दी है प्लस पाई बाय 2। यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट तो है नहीं जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ साई एक्स की वैल्यू रखोगे और उसका कंजुगेट तो दोनों सेम वैल्यू देंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर जिसको मैंने बाहर निकाल लिया, ये बनेगा माइनस पाई बाय 2, ये प्लस पाई बाय 2 और ये हो गया कॉस स्क्वायर dx और इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर दो, आप किसमें cos 2x इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। उसी फॉर्म में लिख लो इसको, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 2 से और प्लस पाई बाय 2 तक और वैल्यू हो जाएगी cos 2x और dx इक्वल्स टू 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा पाई, है ना। तो ये वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई। अब ये मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कर लोगे आराम से। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 2 अपॉन पाई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये भी कुछ सेम सा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले वही कंडीशन लगानी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एल बाई 2 से, माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 और ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बनेगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ऑन एल और dx। अब यहाँ पर cos 2x का ही फॉर्मूला लगेगा पर वो साइन वाला लगेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला वो फॉर्मूला लगेगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये पहले तो फॉर्मूला बना लो माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2 ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा 1 माइनस और ये बनेगा cos 2 बन जाएगा यहाँ 2 एन पाई एक्स ओवर एल और ओवर 2 और dx, ये फॉर्मूला बनेगा इसका ना। तो यहाँ पर एन पाई एक्स अपॉन एल है, cos 2 से तो आएगा ना ये। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 तो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस एल बाई 2 और ये एल बाई 2, ये होगा 1 माइनस cos 2 एन कितना बनेगा पाई एक्स पावर एल और ये dx और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1। अब इसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ आएगा एल, यहाँ क्या आएगा, ये पीछे वाला 0 हो जाएगा, करके देख लेना, इंटीग्रेट लिमिट लगाओगे 0 हो जाएगा। क्या बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई एल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 2 बाई एल। अब इतने बड़े बड़े करने की बजाय आपको ये छोटे छोटे याद रखने पड़ेंगे कि इनका आंसर क्या आता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आ जाए तो डायरेक्ट याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। कितना रहे, ये आ रहा है 2 बाई एल। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में बोला गया है वेव फंक्शन इज डिफाइंड एज, वेव फंक्शन दो पार्ट में डिफाइन किया हुआ, तो दो के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो इसमें एक बार तो आप इंटीग्रेट कर दो माइनस इनफाइनाइट से और 0 तक और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये बनेगा ई पावर 2 अल्फा एक्स, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ dx और दूसरा कहां से कहां तक हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स और dx। ठीक, इसको करो इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा ई 2 अल्फा एक्स अपॉन 2 अल्फा और माइनस इनफाइनाइट से और 0 तक इंटीग्रेशन। इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन करोगे ये ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स अपॉन माइनस 2 अल्फा। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इसका इंटीग्रेशन 0 से और इनफाइनाइट। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 1 के इक्वल होनी चाहिए क्योंकि आप नॉर्मलाइज कर। तो यहां से ये बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा,
ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो वैल्यू देगा और ई की पावर इनफाइनाइट डिफाइन नहीं हो, माइनस इनफाइनाइट वाला जीरो हो जाएगा ना। ए स्क्वायर अपॉन टू अल्फा, एक तो ये बनेगा यहाँ से और यहाँ से भी बनेगा ए स्क्वायर अपॉन टू अल्फा इक्वल्स टू वन। तो ये बन जाएगा टू ए स्क्वायर अपॉन टू अल्फा इक्वल्स टू वन। इसको जब सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा और ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, यहाँ पर लिमिट लगानी है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिमिट लगाओ, बाहर निकलेगा ए स्क्वायर, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है तो ये बनेगा ई पावर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये किसके बराबर होना चाहिए वन। इसका इंटीग्रेशन या तो आप वैसे करो और नहीं तो इसको आप गामा इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले आओ, गामा इंटीग्रल के फॉर्म में। इसमें कैसे ला सकते हो, आप मान लो कि टू अल्फा एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई के इक्वल है। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू जो बनेगी वो बन जाएगी वन अपॉन टू अल्फा और वन अपॉन टू अल्फा। एक मिनट बना ही लेते हैं। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा टू अल्फा इंटू टू एक्स डी एक्स और डी वाई। ठीक है, टू अल्फा टू एक्स डी एक्स डी वाई और फिर यहाँ से टू अल्फा एक्स की वैल्यू को आप इसके फॉर्म में लिख दो, वाई के फॉर्म में। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट वाई अपॉन टू अल्फा, अंडर रूट वाई अपॉन टू अल्फा। ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई, ये होगी ना, हाँ। और ये हो गया डी एक्स और ये हो गया डी वाई। तो यहाँ से इसको पूरे को आप लिख सकते हो वाई, ये टू है ना, ये टू को बाहर ही रखो, एक टू तो बाहर ही रहेगा ना, एक टू को बाहर रखो आप, टू इंटू, क्योंकि ये वाला टू है ना, ये भी तो मैंने, हाँ। तो वाई और टू अल्फा और ये वाला टू बाहर है, डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, वन अपॉन टू और ये बन गया टू अल्फा, इसको मैंने लिख दिया वाई पावर माइनस वन बाई टू और डी करके ऐसे लिख लिया। अब डी एक्स की जगह हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, और ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो जाएगा इवन फंक्शन है ना। एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो सेम वैल्यू देगा। तो इसको हम माइनस इनफाइनाइट की जगह क्या लिख, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की जगह जीरो से इनफाइनाइट लिख सकते हैं और दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा टू ए स्क्वायर जीरो से इनफाइनाइट ई पावर टू अल्फा एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख रहे हैं, वाई। तो ये बन जाएगा माइनस वाई और वाई पावर माइनस वन बाई टू और ये वाली वैल्यू तो आएगी साथ में डी एक्स की, ये बाहर भेज दो। ये कितना हो गया, टू अंडर रूट टू अल्फा और ये कितना हो गया डी वाई। ये कितने किसके बराबर करना है, वन के इक्वल। यहाँ पर गामा इंटीग्रेशन हो गया है ना, गामा इंटीग्रेशन हो गया गामा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर और ये वन अपॉन जो अंडर रूट वन अपॉन टू गामा में वो कितना देता है, पाई वैल्यू देता है, तो ये बनेगा पाई अपॉन टू अल्फा इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी टू अल्फा अपॉन पाई, टू अल्फा अपॉन पाई पावर वन बाई फोर। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, हाँ ये वैसा ही जैसा पीछे वाला क्वेश्चन था, परंतु ध्यान रखना है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, the wave function of a particle is described as psi x equals to x ax। और एवरेज वैल्यू का मतलब है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलवा रहे हैं हमसे, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे हम, लिमिट कितनी है, जीरो से वन, जीरो से वन। तो इसमें क्या लिखोगे, साई कंजुगेट एक्स और एक्स साई एक्स डी एक्स, डी एक्स और नीचे जीरो से वन साई कंजुगेट एक्स साई एक्स डी एक्स। ठीक है, नीचे वाला क्या है, अगर नॉर्मलाइज है तो फिर ये नीचे वाला हो जाता है वन, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है। अगर नॉर्मलाइज है, ये नॉर्मलाइजेशन फंक्शन ही लिखा हुआ है ना नीचे, अगर नॉर्मलाइज है तो ये वैल्यू वन हो जाती है, अदरवाइज आपको ये भी लगाना। तो यहाँ से अब ये वैल्यूज रखो जो भी दी हुई है आपको। तो जीरो से वन, ए तो बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना, ऊपर बन जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स और नीचे ए स्क्वायर बाहर हो गया जीरो से वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बनेगा कितना, ऊपर बन जाएगा 1/4, क्योंकि बनेगा ये एक्स पावर 4/4, तो 1/4, तो ये हो जाएगा 1/3, तो यहाँ से बनेगा 3/4, जो कि आंसर दे देगा 0.75। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर। आइगन फंक्शन वाली कंडीशन क्या है कि मान लो कोई ऑपरेटर है ए और कोई आइगन स्टेट है, आइगन फंक्शन है साइन। तो जब आप इसको ऑपरेट कराओगे इस फंक्शन के ऊपर, तो एक वैल्यू आएगी जिसको कहेंगे आइगन वैल्यू। फंक्शन सेम होना चाहिए, फंक्शन जो पहले था वही बाद में होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू, इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू, और इसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन। तो ये फंक्शन सेम रहना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना। देखो कैसे चेक करोगे, अब आपको ये ऑपरेटर दिया है तो p के लिए चेक करना है, तो p x, आपको पहले साइन के लिए मैं चेक करके बताता हूँ, साइन के एक्स, इसके ऊपर ये ऑपरेट कराओगे तो माइनस आयोटा एच कट, तो d/dx कॉस, मैंने कहा फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, फंक्शन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वो आइगन फंक्शन नहीं बनेगा। तो अब साइन पे ऑपरेट कराओगे d/dx, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन चेंज होगा। ये क्या वैल्यू दे देगा, cos x दे देगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगा माइनस आयोटा एच कॉस के एक्स, और के भी आएगा उसको मैं आगे लिख दूंगा, और यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ये नहीं है, तो कॉस का भी नहीं बनेगा, है ना। तो e की पावर के एक्स, इसको चेक कर लो, e की पावर के एक्स को चेक करोगे तो क्या लिखा जाएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल एक्स e की पावर के एक्स ना, e की पावर के एक्स। इसके लिए अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट और के, और d/dx, तो ये क्या बनेगा, e पावर के एक्स ना, ये क्या बनेगा, e पावर के एक्स बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, माइनस आयोटा एच कट के e पावर के एक्स, तो ये भी नहीं बना ना, क्योंकि यहाँ आयोटा वाला फंक्शन तो आ ही रहा है, तो ये भी नहीं। अब इसको चेक करो, इसको चेक करोगे तो e पावर आयोटा के एक्स, इसके लिए चेक करोगे तो माइनस आयोटा एच कट डेल एक्स e पावर आयोटा के एक्स। आयोटा के एक्स के लिए चेक करोगे तो बाहर क्या आएगा, माइनस आयोटा तो है ही, और ये एच कट, और बाहर क्या आएगा, आयोटा के, और ये एज इट इज रहेगा e पावर आयोटा के एक्स। देखो आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, -1 देगा, तो ये बन जाएगा एच कट के e पावर आयोटा के एक्स। तो ये फंक्शन भी रिपीट हो गया और इसकी आइगन वैल्यू भी क्या आ गई, रियल। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सेम सही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द फ्री पार्टिकल। देखो यहाँ पर cos x, ये e पावर माइनस एक्स, इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार में आएगा साइन, फिर दोबारा करोगे तो क्या बन जाएगा, cos, तो ये भी हो जाना है, ये भी हो जाना है, और ये भी हो जाना है। मैं कोई भी एक करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे हमने ये लिया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स टू, मैं अगर पहला ही ले लूँ e की पावर के एक्स, तो ये वैल्यू क्या देगा, 2m, ये के स्क्वायर दे देगा, और e की पावर के एक्स, तो फंक्शन वापस आ रहा है, यहाँ पर भी फंक्शन आएगा और यहाँ पर भी फंक्शन आ जाएगा, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आइगन फंक्शन हो जाएंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अच्छा ये ऑपरेटर और ध्यान रखना, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कौन होता है, मोमेंटम ऑपरेटर कौन क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। अब कोई भी आपको जब बहुत सारी स्टेट्स दी हुई हो, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, ये जो लिखा होता है ये इसको हम लीनियरिटी फॉर्म में लिखे, तो लीनियर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, साई वन और C2 साइन, ऐसे लिखा जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं C1 स्क्वायर, तो ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट वन, स्टेट वन का मतलब है साई 1 का, और C2 स्क्वायर P2, ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन अगर हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कुल मिलाकर जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ऐसा लिखा। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता कि 3 है, 4 है, 5 है, तो ये इसका पूरी वैल्यू जो बनती है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर
और जहां तक ये जाता पूरी जो लीनियरिटी जहां तक जाती है उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 1। कुल मिला के प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी वाली कहानी। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि psi1 और psi2 दो ऑर्थोगोनल आइगन स्टेट्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल इज इन psi1? वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि पार्टिकल psi1 स्टेट में। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? अगर p1 psi1 का पूछा है तो c1 स्क्वायर, और psi2 का पूछा है तो c2 स्क्वायर। p1 पूछा है psi1 का, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? c1 स्क्वायर के। तो c1 की वैल्यू कितनी है? 1/√3, तो उसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा? 1/3। करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3। अगर आपसे पूछा जाता psi2 का, psi2 की वैल्यू कितनी हो जाती? 2/। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, अब यहाँ पर ये c1 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ये c2 की वैल्यू। दो स्टेट्स दिए एनर्जी आइगन वैल्यू की। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी? अब आपको लीनियरिटी फॉर्म में जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी हो एनर्जी की, तो वो कैसे लिखी जाती है? E इक्वल्स टू P1 E1 प्लस P2 E2। P1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 1 और P2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2। तो P1 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? P1 की वैल्यू होगी C1 स्क्वायर, जो कि हो जाएगी 1/3, और P2 की वैल्यू होगी C2 स्क्वायर, जो कि हो जाएगी कितनी? 2/3। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो बस आप। तो P1 कितना हो गया? 1/3। E1 एक बार E1 ही रख लो, ये कितना हो गया? 2/3, और एक बार आप E2 रख लो, 1/3 E1, E1 की वैल्यू कितनी? E, और 2/3 E2, E2 की वैल्यू कितनी? 2E। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5E बाय, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5E बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पार्टिकल हैज टू ऑर्थोगोनल आइगन स्टेट्स, द पार्टिकल हैज रेस्पेक्टिवली 40% एंड 60% प्रोबेबिलिटी। 40% प्रोबेबिलिटी जो है, 40% प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि जो √C1 स्क्वायर है उसकी वैल्यू होगी 40/100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5, यानी कि C1 की वैल्यू हो जाएगी √2/5। सिमिलरली C2 की वैल्यू हो जाएगी √3/5 ना। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/5। तो जो फंक्शन है उसको लिखने का तरीका C1 psi1 प्लस C2 psi2। C1 की वैल्यू कितनी आ गई? √2/5, ये हो गया psi1, और ये कितनी वैल्यू आ गई? √3/5 psi2। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ए। क्या आंसर आ जाएगा? ए। नेक्स्ट पे आ जाओ। लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए। लैम्बडा ऑपरेटर ए की आइगन वैल्यू, मान लो फंक्शन है साई, साई फंक्शन दिया हुआ है, इसकी आइगन वैल्यू है लैम्बडा, और फंक्शन एज इट इज आएगा। व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ ई ए? तो ऑपरेटर ई ए की आइगन वैल्यू क्या होगी? ई ए की आइगन वैल्यू क्या होगी करस्पॉन्डिंग टू द सेम फंक्शन? यहाँ आइगन वैल्यू क्या होगी वो हमें निकाल। तो अगर ए साई इक्वल्स टू लैम्डा एन है, तो ये मैट्रिक्स का जैसा ही होता है। तो अगर मैं ए एन लिखूंगा, ए एन साई, तो ये कितना होगा? लैम्डा एन साई, है ना? ये कितना होगा? लैम्डा एन साई। यानी कि ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू आएगी लैम्डा स्क्वायर, ए क्यूब की आइगन वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा ई पावर ए। तो इसका एक्सपोनेंशियल जो ई पावर एक्स है उसकी तरह एक्सपेंशन कर दो। एक्सपेंशन करोगे तो ये क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस ई एक्स का क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ क्या होगा? ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ए क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और ये हो गया फंक्शन। ये बन गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, साई प्लस ए स्क्वायर 2 साई अपॉन फैक्टोरियल 2, ए क्यूब साई अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो ए साई, जो साई है, ए साई को किसके बराबर लिख सकते हैं? लैम्बडा साई। तो ये साई को क्या लिख सकते हैं? लैम्बडा। इसको हम क्या लिख देंगे? लैम्बडा साई। इसको क्या लिख देंगे? लैम्बडा स्क्वायर साई अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको हम क्या लिख देंगे? लैम्बडा क्यूब साई अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो। आप क्या कॉमन निकाल लोगे? कॉमन निकाल लो इसमें से ए साई, लैम्बडा कॉमन निकाल लो, साई कॉमन निकालो पहले। तो साई कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा 1, ये लैम्बडा टर्म है, ये 1 आएगा, ये 1। तो ये बनेगा 1 प्लस लैम्बडा, ये साई सिर्फ साई, 1 प्लस लैम्बडा साई
लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लैम्डा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये साई बाहर, तो ये बन गया ई की पावर लैम्डा, ई की पावर लैम्डा साई। इसका मतलब ई पावर ए ऑपरेटर को अगर साई पर ऑपरेट कराओगे, आइगन वैल्यू क्या आएगी, ई पावर लैम्डा, उसकी आइगन वैल्यू क्या आ गई, ई पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एन ऑपरेटर पी इज डिफाइंड एज, तो ये पैरिटी है, ये है ना, तो पी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये किसके केस में हम लिखते हैं, पैरिटी के केस में लिखते हैं, दोनों बराबर होते हैं। मैं इसको वापस से एक बार पी से ऑपरेट करा देता हूँ, यानी कि मैं पी स्क्वायर साई आर एफ एक्स लिखना चाहता हूँ, तो पी स्क्वायर एफ एक्स लिखना चाह रहा हूँ। तो पी स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, पी पी एफ एक्स, पी एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर है, ठीक है। और पी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो पी एफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा, पी एफ ऑफ एक्स, ये एफ एक्स के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स के। देखो यहां से पी एफ 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 एक्स एफ माइनस एक्स के बराबर है, तो पी एफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर होगा। इसका मतलब पी स्क्वायर एफ एक्स बराबर हो गया एफ एक्स। ये तो ऑपरेटर है, तो आइगन वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो पी स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कि पी की आइगन वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1। ये जो पी ऑपरेटर है ये कौन सा है, पैरिटी। तो अगर इवन पैरिटी है तो उसके लिए पी की वैल्यू होगी +1, अगर ऑड पैरिटी है तो पी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर तो आंसर क्या आएगा, +-1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइगन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर, पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू कितनी होती है, +-, ठीक है। तो इसमें से काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और जो खासकर मैंने आपको वो जो सुपरपोजिशन स्टेट वाले क्वेश्चंस बताए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में वो क्वेश्चन बड़े बड़े लग रहे थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उनको पूछ लिया जाए तो उनको मेरे हिसाब से वो नहीं छूटने चाहिए। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।